हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टारगेट एग्जामिनेशन गाइड से एसएसटी के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हर क्वेश्चन पे कुछ जो जानकारियाँ दिया जाएगा उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, तो इसका आंसर बिस्मार्क होगा। वास्तुकार का मतलब होता है कि कभी बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो आपसे एकीकरण पूछे या वास्तुकार पूछे तो आप आंसर मारिए बिस्मार्क। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। नहीं का मतलब ये हुआ कि इटली के एकीकरण में उसका कोई योगदान नहीं रहा होगा। तो देखिए, बिस्मार्क ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और बाकी जो बच गया वो इटली का एकीकरण किया था, चाहे वो काउंट काबूर हो, मेजिनी हो या गैरीबाल्डी हो। तो नहीं कौन हुआ, तो बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बात वही आया कि आखिर जर्मनी का एकीकरण किया कौन था, तो बिस्मार्क ने ही किया था। आंसर इसका बी होगा। जो सी दिया हुआ है वो गलत है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी हुआ वो आंसर आपका बी होगा। आगे देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर, और इसी संधि के द्वारा जर्मनी और इटली के एकीकरण को मान्यता मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन बोलते हैं और ये हुआ था 1815 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब प्रधानमंत्री मेटरनिक थे। उन्हीं की अध्यक्षता में वियना सम्मेलन या उसी को वियना कांग्रेस बोलते हैं, उसका आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में। आप जानते हैं कि विश्व में 7 महादेश है और सभी देश कोई ना कोई महादेश का ही हिस्सा है। तो इटली और जर्मनी की अगर बात करें तो वो यूरोप में है। इटली और जर्मनी जो है वो किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में। आगे देखते हैं, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी। तो फिर वही बात आ गई, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस वियना सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के माध्यम से ही यूरोप में पुनः फिर पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो विभिन्न राज्यों को, देशों को बांटा गया था कुछ निरंकुश ताकतों के द्वारा। तो आप देखेंगे फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी, जिसके राजा कभी लुई 16वां वगैरह हुआ करते थे, जिसके शासन व्यवस्था से अब फ्रांस में काफ़ी जो है लोगों पर अत्याचार भी होता था। आगे देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आपको पता है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता मसीहा भी कहा जाता है और उन्होंने 2 इस तरह के संगठन भी बनाया था, यंग यूरोप और यंग इटली। तो वो जो थे वो भी एक क्रांतिकारी दल के संगठन के नेता थे, यानी मेंबर थे, और उनके उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। आगे देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो आप पढ़े भी हैं कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा जो विरोधी था वो ऑस्ट्रिया था। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। आगे देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर के बारे में आपने पढ़ा है कि ये इटली के एक राज्य सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, वहीं का ये राजा था विक्टर एमेनुएल। और चूंकि ये राष्ट्रवादी था इसलिए ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और इसी उद्देश्य से इसने एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रधानमंत्री यानी काउंट काबूर को नियुक्त किया था। किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर, और इसने बड़े चतुराई से जो है इटली के एकीकरण में योगदान निभाया था। आगे देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी, जिसको इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, इन्होंने ही लाल सेना का गठन भी किया था। लाल कुर्ती सेना का इन्होंने गठन किया था, जिसके माध्यम से इटली के कई रियासतों को इन्होंने जीता भी था।
तो ये पेशे से एक नाविक थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक नाविक थे। आगे देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन के समय की बात है, जब उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम था जर्मन राइन राज्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो पहली बार आपको देखा गया कि जर्मनी में एक संस्था बनाई गई थी जो सभी व्यापारियों से एक तरह का कर वसूलती थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यापारियों की। किससे टैक्स लेती थी ये? तो व्यापारियों से लेती थी एक समान टैक्स। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे पता चल रहा है कि वहाँ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगे देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जर्मनी के एकीकरण के दरमियान बिस्मार्क ने किया था, जिसका मतलब होता है कि बिना लड़े और बिना अस्त्र शस्त्र चलाए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, जिसकी तैयारी उन्होंने की थी। किसने? बिस्मार्क ने। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर 1871 ईस्वी में हुई थी। इसी संधि के माध्यम से जो है इटली और जर्मनी की एकीकरण की मान्यता मिली थी। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? प्रेरणा स्रोत का मतलब कि किस देश से विभिन्न यूरोप के देशों ने चीज़ों को सीखा था और अपनी तरक्की की थी। तो उसके लिए यूरोप में मशहूर था यूनान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। यूनान के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे ही डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कला, खेल, इस तरह के चीज़ों का जो है विकास सबसे पहले हुआ था और यहीं से विभिन्न देशों ने सीखा था। लेकिन दुर्भाग्य से यूनान तुर्की का गुलाम बन गया था। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेपल्स की संधि, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1821 ईस्वी। नेपल्स एक जगह है जहाँ पे इस तरह की क्रांति हुई थी। क्रांति का मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा जो है निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? मतलब मजदूरों द्वारा जो एक आंदोलन हुआ था जिसको चार्टिस्ट आंदोलन बोलते हैं, ये किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अब इस तरह के आंदोलन का मतलब ये हुआ कि विभिन्न लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, मतलब कब किया गया? तो आपको पता है कि विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ है और उस देश के लोगों ने जो है निरंकुश ताकतों से लड़ाई लड़ी है। तो 1832 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, क्योंकि यूनान को कई देशों ने सपोर्ट किया और यूनान ने बड़ी आसानी से तुर्की को हरा करके वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का मतलब होता है कि इतिहास में दो पक्षों के लड़ाई को ही जो है बताया गया है चीज़ों को लेकर के, कि दो पक्ष किस तरह से किसी भी संसाधन पर अधिकार करने के उद्देश्य से लड़ते हैं। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे हीगेल नामक दार्शनिक ने। हीगेल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। आगे देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, जब यूनान ने तुर्की को हराया था और तुर्की ने जो है एड्रियानोपुल की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो बात वही हुआ, यूनान और तुर्की के बीच हुआ होगा, क्योंकि तुर्की का ही गुलाम बना हुआ था। कौन? यूनान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की और यूनान के बीच। आगे देखते हैं, सेडान का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप पढ़े थे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया था और 3 युद्ध में एक युद्ध सेडान का भी युद्ध था जो हुआ था 1870 ईस्वी में। तो उस समय प्रसा जर्मनी का एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा। कौन हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा। आगे देखते हैं, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस समय का सबसे ताकतवर शासक था
और उसी देश के शासक का नाम मेटरनिख था, जिसकी बहुत चलती थी, काफ़ी ये क्रूर ताकतवर था, विभिन्न देशों पर इसका नियंत्रण था और वहाँ के लोगों के द्वारा जब अपने अधिकार की मांग होती थी तो ये बड़ा निरंकुश तरीक़ों से लोगों पर अत्याचार करता था, बम गोला बारूद चला दिया करता था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।